हेलो फ्रेंड, मैं बेटर स्टडी पॉइंट से जयदेव वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए हिंदी भाषा का विकास एवं इतिहास के प्रैक्टिस सेट का पाठ 5 लेके आया हूं। इसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी एक बेहतरीन और शानदार तरीके के साथ में। जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसी तरह आधार पर प्रश्न रहेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, आचार्य हेमचंद ने किसके व्याकरणों की रचना की है। तो जो आचार्य हेमचंद थे उन्होंने किसके व्याकरणों की रचना की थी। उन्होंने की थी प्राकृतिक और अपभ्रंश। प्राकृतिक और अपभ्रंश जो व्याकरण थे उनकी रचना की थी। तो याद कर लेना किन की रचना की थी। आचार्य हेमचंद ने प्राकृतिक तथा अपभ्रंश व्याकरणों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन प्राकृतिक का भेद नहीं है। तो प्राकृतिक का कौन सा भेद नहीं होता ना। सौर सैनी प्राकृतिक का भेद है, अर्धमेघदी है और कौशली पैसाची। अब बताइए कौन सा प्राकृतिक का भेद नहीं। तो प्राकृतिक का भेद नहीं है कौशली। कौशली क्या है, प्राकृतिक का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्याकरण दर्पण किसकी रचना है। तो ये व्याकरण जो दर्पण है वो किसकी रचना है ये बताना है। तो व्याकरण दर्पण जो रचना है वो शिव पूजन सहाय की है। किसकी है, शिव पूजन सहाय। ऑप्शन कौन सा सही है, ए वाला। कौन सा सही है, ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है। जो हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ था वो किस भाषा की रचना में हुआ है। संस्कृत भाषा की में हुआ था, पाली में हुआ था, या प्राकृत में हुआ था, या फारसी की में हुआ था। तो किस में हुआ था। तो हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले पाली भाषा की रचनाओं में फारसी भाषाओं की रचना में हुआ है। कौन सी भाषा में हुआ है, फारसी भाषा में रचना में। तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, डी वाला। हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसकी रचनाओं में हुआ था, फारसी भाषाओं की रचनाओं में हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया था। क्लियर है। ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार आ जाता है। किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। तो किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी ये बताना है। इंदिरा गांधी जी की हिंदी नहीं थी, या मोरारजी देसाई जी की नहीं थी, या अटल बिहारी वाजपेयी जी की नहीं थी, या चौधरी चरण सिंह की। तो किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी ये बताना है। तो किसकी नहीं थी मातृभाषा हिंदी ये बताना है। तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी की मातृभाषा हिंदी नहीं थी। तो इसमें अधिकतर लड़के भूल जाते हैं और अधिकतर इसमें इंदिरा गांधी लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। इसमें मोरारजी देसाई जी इनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। क्लियर है। अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन रचनाकार अवधी भाषा अवधी क्षेत्र का नहीं था। तो ऐसा कौन सा रचनाकार है वो अवधी क्षेत्र का नहीं है या था। तो देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी ये अवधी क्षेत्र के थे कि नहीं। जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या जैनेन्द्र। तो जैनेन्द्र जो थे वो अवधी क्षेत्र के नहीं थे। किसके नहीं थे, अवधी क्षेत्र के नहीं थे। कौन, जैनेन्द्र। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है। तो जो तुलसीदास जी की रचना थी कौन सी थी, रामचरितमानस। तो ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाएगा कि तुलसीदास जी की रचना कौन सी थी। तो रामचरितमानस ये तुलसीदास जी की रचना है, या रामचरितमानस किसके द्वारा करते रचना है। तो ये तुलसीदास जी द्वारा। किस भाषा में, तो ये बताना है। तो किस भाषा में, अवधी भाषा में। किस भाषा में, अवधी भाषा में ये रचित है। किस भाषा में रचित है, अवधी भाषा में रचित है तुलसीदास जी की रचना। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं तुलसीदास जी रचना से कि ये तुलसीदास जी रचना कौन सी रचना
अवधी भाषा में रचित है रामचरितमानस। यह रामचरितमानस किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास जी द्वारा। किस भाषा में रचित है? अवधी भाषा में। इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखना है। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? ये बताना है कि पटना जो है वो किस बिहारी क्षेत्र में स्थित है। इसमें लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह क्वेश्चनों में। ये कुछ इस तरह क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए कि कह क्या रहा है। तो पहले देखिए, बिहार की राजधानी पटना, तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। किस बिहारी क्षेत्र में स्थित है? तो पटना में कौन सी बिहारी भाषा बोली जाती है ये पूछ रहा है। तो बताओ, मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी, मगही के अंगिका। तो बिहारी भाषा पहले तो देख लो, बिहारी बोलियां कौन कौन सी हैं। कौन सी बोली होती है? मैथिली होती है, भोजपुरी और मगही, ये 3 बिहारी बोलियां हैं। तो ये बिहारी तीनों बोलियों में से कौन सी बोली पटना क्षेत्र में बोली जाती है? तो जो मगही है वो पटना क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? पटना में। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? सी। क्लियर है? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? वह भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। दोबारा देख लीजिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। ये कथन किसका है? ये पूछना है कि ये कथन किसने कहा था। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी कि मनुष्य अपने विचारों को दूसरे के तक भली भांति प्रकट कर सकता है भाषा के द्वारा? तो ये कहा था कामता प्रसाद गुरुजी ने। किसने कहा था? कामता प्रसाद गुरुजी ने। याद कर लेना, अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन? जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? फिर दोबारा से देख लीजिए। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती तो उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उसको परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? परिनिष्ठित भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वां क्वेश्चन कहता है वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं? मतलब कोई वर्ण से किसी सार्थक समूह का ध्वनि की समूह की सृष्टि होती है वो क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जामों में। तो इस तरह से ये वर्ण मिल गए, तो ये समूह बन गए, अच्छा समूह। और सार्थक समूह में पढ़ेंगे तो हो रहा है वह, तो एक क्या बन जाएगा? शब्द। वर्णों के मिल से शब्द बन गया तो क्या कहलाता है? शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है क्या है? एक बार फिर देख लीजिए। जो भाषा, कोई भी भाषा हो, देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण कर ले वह क्या कहलाती है? वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बी। ऑप्शन कौन सा सही है? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है?
ऐसे कौन से रचनाकार है उन्होंने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है? तो अमीर खुसरो जी हैं, उन्होंने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है। किसने कहा है हिंदी भाषा को हिंदवी? अमीर खुसरो जी ने। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन रहेगा सी वाला। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन रहेगा सी वाला। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 14 वाला। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। 14वां क्वेश्चन, कौन बिहारी हिंदी की बोली नहीं है? तो ये बताना है कि बिहारी हिंदी की इसमें से कौन सी बोली नहीं है। तो पहले देख लीजिए बिहारी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी है। तो बिहारी हिंदी की बोलियां कौन सी होती है? मैथिली है, भोजपुरी है और मगही। अगर इनमें से जो नहीं मिल रही है वही बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। तो कौन सी? भोजपुरी मिल रही है, मगही मिल रही है और मैथिली। मिल कौन सी नहीं रही है? बघेली। तो बघेली बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। बघेली किसकी बोली है? बघेली है पूर्वी हिंदी की बोली। किसकी है? पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 15 क्वेश्चन, कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है वो बताना। तो पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है ये देखना। तो कौन सी अवधि होती है पूर्वी हिंदी की बोली? और बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। और इसके अलावा जो नहीं है वो ही नहीं है। तो देखते हैं कौन सी है। बघेली मिल गई, ये अवधि मिल गई, कन्नौजी नहीं है। तो कन्नौजी नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? बी वाला। ठीक है, कन्नौजी नहीं है। बाकी अवधि है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों मिल रही हैं। लेकिन नहीं कौन सी है? कन्नौजी वाली। कौन सी है? कन्नौजी। ये कन्नौजी किसकी है? तो ये कन्नौजी है पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बोलिए कन्नौजी। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषा का प्रयोग सबसे अधिक होता है? तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी। कौन सी भाषा बोली जाती है सबसे अधिक? मराठी भाषा। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? सी वाला। कौन सा सही है? सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? अगले वे देखते हैं। फिर देखिए दोबारा से। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? हिंदी हिंदी क्या है? भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है ये बताना है। तो कितने राज्यों की राजकीय भाषा हिंदी है? तो कितने की है? 10। कितने की है? 10 राज्यों की राजकीय भाषा हिंदी है। 10 राज्यों की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। ऑप्शन कौन सा है? बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है। किस भाषा के बोलने या लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति कहलाती है? माने किसी भाषा के बोलने या लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है ये बताना है। कोई भाषा बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, उसकी व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाएगी? उसकी व्यवस्थित पद्धति व्याकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्याकरण। ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला। कौन सा सही है? बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बताना है। देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? तो देवनागरी की जो है वो किस भाषा की लिपि नहीं है वो बताना है। तो हिंदी की लिपि है ही, नेपाली की है, मराठी की है, लेकिन उर्दू की नहीं है देवनागरी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन है डी वाला। ऑप्शन कौन सा है? डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए 20 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तमिल भाषा की लिपि कौन सी है ये बताना है कि तमिल जो भाषा है उसकी लिपि
कौन सी है, ये बताना है। क्या बताना है कि तमिल भाषा की लिपि कौन सी है। तो देवनागरिक ये नहीं है। तो देवनागरिक की लिपि में कौन कौन सी आती है? हिंदी आती है, नेपाली, मराठी, संस्कृत, ये किसकी लिपि में आती हैं? देवनागरिक लिपि में आती हैं। रोमन, तो रोमन में कौन कौन सी आती है? रोमन में भी आती है ही, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, तो इसकी लिपि ये भी, और तमिल। ठीक है। और देखिए इसके बाद नीचे क्या दिया है ऑप्शन में? द्रविड़ और नास्तलिक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन रहेगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तमिल भाषा की लिपि में, तमिल भाषा की लिपि में ऑप्शन रहेगा बी वाला सही। तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन लिपि तमिल भाषा की लिपि है। कौन सी है? तमिल भाषा की लिपि रोमन लिपि। क्लियर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 21 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 वाला देखते हैं। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो हिंदी की उपभाषा कौन नहीं है बताना है। पश्चिमी हिंदी हिंदी की उपभाषा है, पूर्वी है, पहाड़ी है, लेकिन दक्षिणी क्या है? हिंदी की उपभाषा नहीं। हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं? 5। कितनी उपभाषाएं? 5। और कितनी बोलियां हैं? 18। कितनी बोलियां? 18। 5 उपभाषाएं। तो पूर्वी पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, पहाड़ी, ये उपभाषाएं, लेकिन दक्षिणी कोई उपभाषा नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी वाला, क्योंकि ये हिंदी की उपभाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन 22 वाला क्वेश्चन है। तो 22 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 22 वाला, भाषा का वह स्वरूप, तो देखो क्या कह रहा है। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है। कहाँ पे करती है सामान्य जनता? अपने समूहों में और घरों में करती है। तो वह उसे क्या कहते हैं? भाषा को, उस भाषा को क्या कहा जाता है जिसका प्रयोग सामान्य रूप से जनता अपने घरों और समूह में करती है? तो वह क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? वह क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही। वो क्या भाषा कहलाएगी? क्षेत्रीय भाषा कहलाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 वाला क्वेश्चन। 23 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी। तो मध्यकाल में सर्वाधिक प्रचलित बोली कौन सी थी मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में? तो काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी ब्रजभाषा। कौन सी थी? ब्रजभाषा सर्वाधिक प्रचलित बोली थी मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में। कौन सी थी? ब्रजभाषा। ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला। कौन सा सही रहेगा? सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24वां क्वेश्चन कह रहा है अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? तो अमीर खुसरो की जो रचनाएं की हैं अमीर खुसरो जी ने, वो किस बोली में रचित की गई हैं या लिखी हैं? तो वो किस बोली में थी? वो सभी रचनाएं खड़ी बोली में। किस में है? खड़ी बोली में। तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में रचनाएं की हैं। किस में की हैं? खड़ी बोली में। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है? भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो भारत में बोलियों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? अच्छा क्वेश्चन है। लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कितनी निर्धारित की गई है? तो देखते हैं ऑप्शन बी वाला, 436 बोलियां भारत में निर्धारित की गई हैं। भारत में कितनी बोलियां निर्धारित की गई हैं? 436। ठीक है, क्लियर है।
तो इसके बाद आपके जो प्रैक्टिस सेट थे हिंदी भाषा से संबंधित वो पूरे हो जाते हैं आपके लिए। इसके बाद आपके लिए मैं अगला चैप्टर लेके आऊँगा, वो भी एक अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से रहेगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाला वीडियो आपको समय से मिल सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।